अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम नम्स का 2020 का पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बायोलॉजी सेक्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन था कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि ये KPK की बुक से लिया गया है, ये एग्जैक्ट लाइन्स है वहाँ की। तो इन्होंने पूछा हुआ था कि मरीन इन्वायरमेंट के अंदर वो कौन सा आयन है जो किडनी सीक्रेट करती हैं। तो बेसिकली वहाँ पर मेंशन था कि मरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, मेनली जो फिशेस होती हैं, उनकी जो किडनीज़ हैं वो डाईवैलेंट एटम्स जो हैं या डाईवैलेंट आयंस जो है ना वो सीक्रेट करती हैं। और जो मोनोवैलेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड है, ये गिल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। तो ये बुक की लाइन है एग्जैक्टली। तो इसका आंसर जो है वो डाईवैलेंट यानी मैग्नीशियम है। बट अगेन ऐसा नहीं होगा कि किडनी के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड का ना हो। तो ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, ये एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। या तो आप मेंशन करें कि ये आयंस जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, मोनोवैलेंट आयन सीक्रेट होते हैं वहाँ से, या सिंपल मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ना रखें, आप सिंपल बिना चार्ज के दे दें कि मोनोवैलेंट आयन जो है वो गिल से सीक्रेट होते हैं। तो ये बता दें कि किडनी जो है वो इनमें से कौन सा आयन सीक्रेट करेगी। तो दैट वुड बी अ बेटर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसने अगर बुक जो है वो ना पढ़ी हुई हो तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। बिकॉज यूरिन के अंदर तकरीबन सारे ही आयन्स मौजूद होंगे, स्मॉल अमाउंट के अंदर होंगे। ये बात की जा सकती है कि मेनली जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है वो गिल्स के थ्रू सीक्रेट होता है, और जो मैग्नीशियम है वो मेनली, लेकिन यहाँ पर कहीं मेनली नहीं कहा गया, एक्सक्लूसिवली नहीं कहा गया, यहाँ पर सिर्फ कहा है कि आयन सीक्रेटेड बाय द किडनी। तो ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 144 है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स में जो मेन टाइप होती है वो फॉस्फोलिपिड्स होती है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इस तरह का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मिलके एक लेयर बनाते हैं और एक लेयर इसके ऑपोजिट लगी हुई होती है, बिल्कुल उल्टी, ठीक है। ये 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड की होती हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लिपिड जो है वो मौजूद होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल इन्होंने पूछा हुआ है कि कहाँ पर मौजूद होता है। क्या ये आउटर मेम्ब्रेन में होता है? ये वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि इसके बाहर जो है वो आउटसाइड है, सेल का आउटसाइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और ये वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि इस तरफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की तरफ वाली। तो क्या आउटर में होता है, क्या इनर में होता है, क्या इनके दरमियान में मौजूद होता है, या फिर दोनों लेयर्स के अंदर होता है? तो ये एक सेल मेम्ब्रेन की सिंपल सी डायग्राम है। इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक लेयर है लिपिड की और ये दूसरी लेयर है लिपिड की। ये बीच में प्रोटीन नज़र आ रही है जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो कि पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है दोनों लेयर्स में। और ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि एक लेयर की तरफ मौजूद होती हैं, या तो इनर मेम्ब्रेन की तरफ या फिर आउटर मेम्ब्रेन की तरफ। अब इसके अंदर ये जो येलो कलर के मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेबल किए हुए हैं एज कोलेस्ट्रॉल। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये अपर लेयर के अंदर यानी आउटर लेयर के अंदर भी मौजूद है और ये साइटोप्लाज्म वाली लेयर के अंदर भी मौजूद है। तो इसका मतलब दोनों लेयर्स में मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। Now question 145, fibers of extracellular matrix they are attached to dash in the plasma membrane। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल के अंदर से आकर इस पर अटैच होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल के बाहर से आकर अटैच होती हैं। तो सेल के बाहर से आकर अटैच होने वाली चीज़ जो है उन्हें कहा गया है फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर जो भी पड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ चेन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन की तारें होती हैं जो कि बाहर से भी अटैच होती हैं और अंदर से भी अटैच होती हैं। तो उन्होंने पूछा है वो कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर आकर अटैच होंगी। तो बेसिकली वो अटैच होती हैं आकर इसमें जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, उन पर आकर अटैच होती हैं। दिस इज़ अ डायग्राम दैट विल एक्सप्लेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर एक तरह की प्रोटीन्स है जिन्हें हम इंटेग्रिन कहते हैं। इस इंटेग्रिन के ऊपर सेल के बाहर वाली तारें भी आकर अटैच होती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कोलेजन इस फाइब्रोनेक्टिन के ज़रिए अटैच हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अंदर से हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो अंदर से भी तारें आकर जो अटैच होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के इस कॉम्पोनेंट के ऊपर होती हैं, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, इंटेग्रिन्स। तो ये जो इंटेग्रिन्स हैं, ये जो इंटेग्रिन्स हैं इनके ऊपर आकर जो है हमारे पास अटैच होती हैं। तो इंटेग्रिन्स क्या हैं? बेसिकली दे आर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के ऊपर आकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स भी अटैच होते हैं और इंट्रासेलुलर जो वो है कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर जो फाइबर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, वो भी आकर अटैच होते हैं। तो वो प्रोटीन्स के ऊपर आकर अटैच होंगे, ना लिपिड के ऊपर, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ग्लाइकोलिपिड्स के ऊपर। नाउ डैश ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट सेल वॉल।
अब ये जो प्लांट सेल वॉल है इसके अंदर जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है उसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम जो होता है वो ये है कि दूसरों के बने बनाए मटेरियल, दूसरा कौन, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बना हुआ मटेरियल होता है यानी जो प्रोटीन होती है इनिशियल हालत में उसको रिसीव करना, इसे हम कहते हैं कलेक्शन। उसके बाद ये करता है मॉडिफिकेशन, उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है, चीज़ें ऐड करता है या रिमूव करता है। उसके बाद ये दोबारा से पैकेज करता है और फिर डिलीवर करता है, यानी ये दूसरों की बनाई हुई चीज़ें में छेड़छाड़ करता है। लेकिन दो चीज़ें जो ये खुद बनाता है, एक है सेल वॉल, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो है सेल प्लेट मटेरियल। अब ये सेल प्लेट मटेरियल क्या होता है, तो प्लांट का ये सेल है, अगर इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, अब ये डिवाइड हुआ तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, तो उसके लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ता है एक मटेरियल जो कि सेल के दरमियान में आकर जमा होने लगता है, और इससे क्या होता है, ये सेल जो है ना ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट मटेरियल। ये दोनों चीज़ें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ है तो इसका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, और अगर ये स्मूथ है तो इसके तीन काम आपको याद रखने, एक है कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम इसके अंदर स्टोर्ड होता है। नंबर 2 लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है या विटामिन डी है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड नंबर 3 इज डिटॉक्सिफिकेशन। लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। नाउ सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गन्स व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके नतीजे में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है वो तमाम सेल्स के जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, उन सेल्स के अंदर या उन ऑर्गन्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। अब वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो पहली बात स्टमक वो स्ट्रक्चर नहीं है, उसका रीज़न ये है कि स्टमक हर वक्त काम नहीं करता, ठीक है, तो स्टमक जिस ऑप्शन के अंदर है दिस कैन नॉट बी द आंसर। स्टमक हर वक्त एक्टिव नहीं होता, तो स्टमक को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती, तब होती है जब जो है वो फूड आएगी, जब उसे डाइजेशन की नीड होगी, तब उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर मौजूद है। हार्ट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। हार्ट जो है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया के मौजूद होते हैं, बट अगेन हार्ट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उसको एक्सेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करनी। हार्ट एक कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है जिसके ज़रिए वो ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है। तो हार्ट कुड बी एन ऑप्शन, बट बेटर ऑप्शन इन चारों के अंदर जो है वो लिवर और मसल्स हैं। मसल्स क्यों, क्योंकि मसल्स हमारे पास स्पेशली जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारे वो यूजुअली तकरीबन, अच्छा यहाँ पर मसल्स में स्केलेटल या स्मूथ का नहीं कहा तो हम दोनों को अज्यूम कर लेंगे। तो चूँकि मसल्स जो हैं वो यूजुअली हर वक्त काम कर रहे होते हैं, आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं चलने में हैं या बात करने में हैं या ये तमाम उसके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिवर, वाई लिवर, बिकॉज लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री। लिवर के अंदर मुसलसल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं एंड अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी, तो लिवर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो लिवर एंड मसल्स जो हैं ये इस ऑप्शन के अंदर जो है, इन ऑप्शंस के अंदर ये वाला जो पेयर है ये बेटर ऑप्शन है कि जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। Now which of the following cells does not have a nucleus? Now सेल के होने के लिए 3 शराइत लाजमी होती हैं। नंबर 1 उसके अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, तो सेल वॉल जो है ना वो शर्त नहीं है क्योंकि सेल वॉल सब में मौजूद नहीं होती। नंबर 2 एक कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। एंड नंबर 3 इनके दरमियान में एक अदर मटीरियल मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसमें वो सारी मशीनरीज होती हैं जो कि सेल के डिफरेंट प्रोसेसेस करवाती हैं। तो दिस इज़ अ मेम्ब्रेन, दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड इनके दरमियान में जितना भी मटीरियल है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ना इनमें से कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो आप उसे ट्रू सेल नहीं कह सकते, ठीक है, आप कह लें सेल कह लें लेकिन आप उसे ट्रू सेल नहीं कह सकते बिकॉज तीनों चीज़ें होना लाजमी है। तो इन्होंने यही पूछा है कि इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मसल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, नर्व सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। रेड ब्लड सेल्स आर दोस मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। क्यों नहीं है न्यूक्लियस? और ये मैमल्स के अंदर नहीं होता न्यूक्लियस, बाकी एनिमल्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर जो है वो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। द रीज़न इज़ कि मैमल्स जो हैं उनकी जो डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर पूरी करनी है तो कम से कम RBCs के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी जगह घेर लेगा, सिमिलरली ऑर्गेनल्स भी काफ़ी जगह घेर लेते हैं। तो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स को जो है वो निकाल दिया जाता है, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को पैक करने की एबिलिटी आ जाती
जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी और उतने कम आरबीसीज़ के साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जा सकेगी। तो मेमेलियन रेड ब्लड सेल जो है दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो इनके लिए कॉर्पसल्स का वर्ड भी इस्तेमाल होता है यूजुअली। ना मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल आर, देखिए ओवरऑल अगर कंपाउंड पूछा जाए तो वो वाटर होगा क्योंकि 70-89% वाटर है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दीज आर प्रोटीन्स। ड्राई वेट की अगर हम बात करें, पानी अगर निकाल दें तो उसके बाद जो बचता है वो ड्राई वेट है, दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन्स होता है। Now second most abundant bio element in human body is, now this is a question जो कि सिंध वाले बच्चे जो है वो गलत करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। जबकि सिंध की बुक के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट दिया हुआ है परसेंटेज वाइज वो दिया हुआ है कार्बन, जबकि कार्बन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट मैंने गूगल से निकाला है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन दिया हुआ है और इसकी जो परसेंटेज दी हुई है वो 65% है। उसके बाद कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, 18.5। अब अगर ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये सिंध बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। इनकी अगर आप परसेंटेजेस देखेंगे तो आपको यही परसेंटेजेस मिलेंगी सिवाय ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की परसेंटेज के अंदर शायद एरर हुआ है, तो ये जो डेसिमल है ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, 6.5 हो गया, ठीक है। तो इस 6.5 की वजह से ऑक्सीजन चला गया थर्ड नंबर के ऊपर। सिंध बोर्ड की बुक में जो है वो कार्बन पहले नंबर पे दिया हुआ है, फिर हाइड्रोजन दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ये 6.5 पे चला गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 65% है जो कि ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इट मेक्स इट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है कार्बन। नाउ 151 लेसिथिन इज द टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है फास्फाटिडाइल कोलिन। दिस इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग, ये आपने ऐसे याद रखना है, इसका पूरा बायोसिंथेसिस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देयर इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड फास्फेटिडिक एसिड। इसको जब मिलाते हैं कोलिन के साथ तो मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है फास्फाटिडाइल कोलिन, फास्फाटिडाइल कोलिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेसिथिन, ठीक है। तो ये सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है, कहीं और से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ना NAD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो बिहेव कर रहा होता है, अलोन जो है वो एक्ट कर रहा होता है, कोई ना कोई फंक्शन बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है ATP जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये न्यूक्लियोटाइड है। क्यों न्यूक्लियोटाइड है? क्योंकि इसके अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक इसके अंदर ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं। इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ होगा, सॉरी नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा जो कि इसके अंदर एडेनिन होगा, ठीक है। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिल गई, नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ये कहलाता है एक न्यूक्लियोसाइड और इसका नाम है एडिनोसिन। और इसके साथ फिर लगेंगे 5th कार्बन के ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, जिसके बाद ये बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP जो है ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है जो कि बिहेव कर रहा होता है, जो फंक्शन कर रहा होता है बॉडी के अंदर। तो ये एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड की। इसी तरह अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाएं तो वो कहलाता है डाइन्यूक्लियोटाइड। तो डाइन्यूक्लियोटाइड की जो एग्जांपल है हमारे पास वो है NAD। जिस तरह ATP है इसकी 2 हालतें होती हैं, एक होती है चार्ज फॉर्म जिसे हम कहते हैं ATP और दूसरी होती है यूज्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं ADP। तो ATP के अंदर 3 फॉस्फेट हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट लगा हुआ है, जब इसमें से एनर्जी निकल जाती है तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसे दोबारा फॉस्फेट और एनर्जी मिल जाती है तो दोबारा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो NAD है इसकी भी 2 हालतें होती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और दूसरी है इलेक्ट्रॉन वाली हालत, सफिशिएंट कह लें, ठीक है, NADH। तो इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब सेल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो इसके पास रखवा दिए जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये NAD ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर बेसिकली 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड दे वर्क एज अ कोएंजाइम के तौर पर वर्क करते हैं, एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। नाउ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 142 अमाइनो एसिड। देखिए हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं एक सिंगल अमाइनो एसिड। तो अगर एक अमाइनो एसिड के लिए आपको चाहिए होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, तो 142 अमाइनो एसिड के लिए कितने चाहिए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 3 × 2 6 हो गया,
3 इंटू 4 12 हो गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 3 इंटू 1 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये आंसर बनता है 426। अगर आपको एक ऐसी प्रोटीन बनानी है कि जिसके अंदर 142 अमीनो एसिड्स होंगे तो उसके लिए आपको जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे वो होंगे अराउंड 426। नाउ द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स जो है ना, ज़्यादातर मेम्ब्रेन्स जितनी भी आपकी सेल की मेम्ब्रेन हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन हो, चाहे एक मेम्ब्रेन हो चाहे दो मेम्ब्रेन हो, उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम कॉम्पोजिशन होती है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और दूसरा उसके अंदर लिपिड मौजूद होते हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। तो ये लाइपोप्रोटीन जो है ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स का बेसिक फ्रेमवर्क होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन। और लिपिड की जो वैरायटी होती है वो होती है मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और प्रोटीन आपने पढ़ा दो टाइप्स की होती हैं, एक इंटीग्रल और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या जिसे इंटीग्रल और पेरिफेरल कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स की एग्जाम्पल के अंदर आपका क्रोमोसोम्स आते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए मेनली, और कुछ अमाउंट आरएनए। और प्रोटीन्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। कुछ हार्मोन्स है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सेरेब्रोसाइट्स, पढ़ा होगा आपने ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के कॉम्पोनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। नाउ नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक, नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एपोएंजाइम। देखिए एंजाइम जो है ना, एंजाइम दो तरह के होते हैं। एक वो एंजाइम होते हैं जो कि खाली प्रोटीन वाले होते हैं, एक वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट वाले होते हैं। जो प्रोटीन वाले होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटियोजाइम, ठीक है, तो उनकी तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। जो एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन वाले होते हैं उनका जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो कहलाता है एपोएंजाइम। तो इस वक्त हम इसकी भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और अब ये है इनऑर्गेनिक, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट को मेनली हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है। पहली बात तो कोफैक्टर जो है, अगर वो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, अगर वो इजीली डिटैच हो जाए, अगर वो अटैच होकर डिटैच हो जाए यानी उसके साथ मिलकर सेपरेट हो सके, तो उसके लिए नाम दिया जाता है उसके लिए हम नाम देते हैं उसको अगर वो इजीली डिटैच हो सके और वो हमारे पास ऑर्गेनिक हो तो वो कहलाता है कोएंजाइम, ठीक है। ऑर्गेनिक हो और इजीली डिटैच हो सके तो वो कहलाता है कोएंजाइम। और चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अगर वो परमानेंट होता है, फिक्स होता है, तो वो कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन एक्टिवेटर भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है और कोएंजाइम भी हो सकता है। बट जब इन्होंने कहा इनऑर्गेनिक है तो ये कोएंजाइम नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने बताया कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम होता है हमारे पास कोएंजाइम होता है ऑर्गेनिक। नाउ दिस इज़ अ डिटैचेबल कोफैक्टर, ठीक है। डिटैचेबल कोफैक्टर दिस इज़ नोन एज। अब मैंने आपको बताया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो शर्त होती है वो ये होती है कि डिटैचेबल नहीं होता, ये परमानेंटली बाउंड होता है। तो हमारे पास जो बच गया वो है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर बेसिकली कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं और जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, यानी एंजाइम की वर्किंग के लिए जो है ये ज़रूरी होते हैं। तो एक्टिवेटर इज़ द आंसर टू दैट। Now, when inhibitor binds to enzyme other than the active site and alters its structure, then it is called। हमारे पास एंजाइम को इनहिबिट करने के दो तरीके होते हैं एंजाइम की। एक तो होती है एक्टिव साइट, ठीक है, ये जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आकर मेनली सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और एक एंजाइम की होती है इसके अलावा साइट जो किसी भी दूसरी तरफ हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। अब ये जो सबस्ट्रेट है, अगर कोई मॉलिक्यूल इसके जैसा है, ठीक है, ये इसके जैसा है, लेकिन जब सबस्ट्रेट आकर बैठता है तो रिएक्शन होता है। ये वाला मॉलिक्यूल जब आकर बैठता है तो रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये चूंकि इसके जैसा है तो ये आकर यहाँ बैठ सकता है, एक्टिव साइट के ऊपर बैठ सकता है। और जब ये बैठ जाएगा तो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा, तो एंजाइम इनहिबिट हो गया। ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट की तरह का नजर आता है वो कहलाता है कंपैरेटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव इनहिबिटर हो गया। दूसरे इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एक्टिव साइट के ऊपर नहीं बैठते बल्कि किसी दूसरी साइट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और इनके बैठने से होता यह है कि एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो सबस्ट्रेट के होने के बावजूद वो बाइंड नहीं कर पाता। दीज आर नोन एज नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, या इनके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इनहिबिटर अगर एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा अदर देन एक्टिव साइट, इस साइट के अलावा बाइंड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर कहलाता है। नाउ साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन्स of living organism and they can kill by inhibiting dash essential for cellular respiration। साइनाइड जो है ये पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बहुत जल्दी वर्क करते हैं
उसका रीज़न ये है कि ये कुछ ऐसा बॉडी में जाकर रोकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के लेवल के ऊपर जो फूड ब्रेक डाउन हो रही होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ये उसको जाकर ब्रेक डाउन करते हैं। और इस ब्रेक डाउन की वजह से होता ये है कि एटीपी प्रोडक्शन नहीं होती, और जाहिर है एटीपी जो है वो तमाम सेल्स को चाहिए होता है वर्किंग के लिए, तो एटीपी प्रोडक्शन ना होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये पूछ रहे हैं ये किस एंजाइम को जाकर जो है, किस एंजाइम को या किस स्ट्रक्चर को, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर को जाकर जो है वो इनहिबिट करते हैं। वैसे कि सारे के सारे एंजाइम दिए हुए हैं क्योंकि इनके नाम के आगे एजेस लिया हुआ है, ठीक है, इनके नाम के आगे एजेस दिया हुआ है। तो ये बस आपने याद रखना है कि साइनाइड जो हैं, चूँकि बात हो रही है हमारे पास है कि हाइड्रोलिसिस जो है ना, इनका कोई काम आपको नज़र नहीं आएगा किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हाइड्रोलाइसिस का कोई रोल नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को उनके मोनोमर में तोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को वाटर के एडिशन के बाद उनके मोनोमर से ब्रेक करते हैं। तो ये बेसिकली डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियेसेस, ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे, ये भी डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं मेनली। तो इनका काम सेलुलर रेस्पिरेशन में नहीं है। डिहाइड्रोजिनेस अलबत्ता वो एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं। हमने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी करता है। बट यहाँ पर जो बात हो रही है बेसिकली वो फाइनल स्टेप की हो रही है, जहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होती है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम्स। उनमें से एक साइटोक्रोम है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। ये वो स्ट्रक्चर है कि जिसे इनहिबिट करता है हमारा साइनाइड। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक NADH और FADH2 है, वो यहाँ आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और वो एक से दूसरे में पास होते हैं और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और वाटर बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए थे उनकी एनर्जी के ज़रिए करते क्या है? हाइड्रोजन को पंप करते हैं यहाँ से यहाँ और फिर ये हाइड्रोजन वापस आते हैं इस ATP सिंथेस के ज़रिए जिससे ATP बनता है, ठीक है। ये तो पूरा प्रोसेस है। अब इसके अंदर ये डिफरेंट साइटोक्रोम है, इसमें ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये वाला जो साइटोक्रोम है इसको जाकर इनहिबिट करता है हमारा क्या कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाकर इनहिबिट करता है साइनाइड, जिसकी वजह से ATP प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। Now, during feedback inhibition, which of the following is structural part of the enzyme is involved? फीडबैक इनहिबिशन के अंदर होता यह है कि अगर एक एंजाइम जो है वो कोई काम कर रहा है जिसके नतीजे में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इन केस उस प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया या उस प्रोडक्ट की ज़रूरत फर्दर नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो जाकर बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ। फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ है, ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है। अब D वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम नंबर 1 है, एंजाइम नंबर 2 है, एंजाइम नंबर 3 है। अब D जो प्रोडक्ट है ना, ये मुसलसल एक्यूमुलेट होता जा रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो D जाकर बाइंड करेगा इस एंजाइम के ऊपर और इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को रोक देगा। तो ये एंजाइम की कौन सी साइड के ऊपर बाइंड करते हैं? एक्टिव साइड के ऊपर नहीं, बल्कि ये एलोस्टेरिक साइड के ऊपर, जो अदर साइड होती है उसके ऊपर आकर बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइड का शेप चेंज हो जाता है और सबस्ट्रेट के होने के बावजूद रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट नीड अ कोफैक्टर? ठीक है, किसको जो है वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की या कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। इसके जो कोफैक्टर है वो मैग्नीशियम होता है। जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसका जो कोफैक्टर है वो होता है जिंक। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है इसके लिए कोफैक्टर, डिहाइड्रोजिनेसिस के लिए जो कोफैक्टर होता है वो NAD होता है। बेसिकली ये कोएंजाइम के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। हाइड्रोजन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो वो इसी के हवाले किए जाते हैं। द लास्ट वन इज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है यूजुअली हमारे पास जो प्रोटीजेज होते हैं या लाइपेजेज होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो पेप्सिन इज़ एन एंजाइम विच डज नॉट नीड अ कोफैक्टर टू वर्क। Now, if another molecule having a shape very similar to the enzyme substrate bind to its active site, it would then dash the enzyme's function. ये वही बात की है, मैंने बताया था कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, इसका ये सबस्ट्रेट है। जब ये आकर बैठता है तो रिएक्शन होता है, लेकिन इसी तरह का एक मॉलिक्यूल और है, जब ये आकर बैठेगा यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और जब तक ये बैठा रहेगा एंजाइम जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, यानी ये इनहिबिट कर देगा। तो ऐसे इनहिबिटर्स कहलाते हैं कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। नाउ मायोफिब्रिल्स within the muscle fibers they contain thick filament and thin filaments made up of dash and dash respectively। तो बहुत आसान सी बात है, हमारे पास सार्कोमेयर होता है।
ये दो जेड लाइन है, इन दो जेड लाइन के दरमियान का जितना भी एरिया है वो सार्कोमेयर है। अब इसके अंदर कुछ थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बारीक बारीक, और इसके अंदर कुछ थिक फिलामेंट्स होते हैं। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो एक तरह की प्रोटीन से बने होते हैं जिसे मायोसिन कहते हैं। तो अगर आपको खाली से इतना पता है तो ये बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक तो उसके अंदर एक्टिन होता है, उसके अलावा इसके अंदर ट्रोपोनिन भी होता है और ट्रोपोमायोसिन भी होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पर अगर ऐड कर दें तो अच्छा हो जाएगा। बट मायोसिन और एक्टिन दिया हुआ है तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। एक्टिन मेन होता है, इसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एडिशनल इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। नाउ वर्टिब्री ऑफ नेक आर कॉल्ड, हमारे पास जो बैक पे वर्टिब्रल कॉलम है जो कि छोटे छोटे पीसेस से बना होता है जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो पीसेस हैं वो तकरीबन 33 पीसेस होते हैं जो कि बाद में जाकर 26 हो जाते हैं। अब इन 33 पीसेस को जो है वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो सबसे पहला एरिया जो है ये नेक रीजन है जहाँ पर 7 वर्टिब्री होते हैं जिन्हें सर्वाइकल कहते हैं। उसके बाद ये थॉरैक्स का रीजन है जो चेस्ट रीजन है, बैक में मौजूद होती हैं 12 वर्टिब्री, इन्हें थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। यही 12 वर्टिब्री हैं जिनमें से हर एक वर्टिब्री से दोनों तरफ एक एक पस्ती निकलती है, एक एक रिब निकलती है और आगे की तरफ आती है। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्री से 12 जोड़ियाँ निकलती हैं रिब्स की, राइट साइड पे 12 और लेफ्ट साइड पे 12, टोटल 24। उसके बाद की जो 5 हैं वो कहलाती हैं लंबर वर्टिब्री, 5 यहाँ पर। उसके बाद की जो 5 हैं वो कहलाती हैं सैक्रल वर्टिब्री जो कि बाद में फ्यूज़ होने के बाद एक बोन बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सैक्रम। एंड द लास्ट 4 जो हैं दे आर कॉल्ड कॉक्सीजियल वर्टिब्री जो कि 4 जो हैं वो मिलके कॉक्सिक्स बनाते हैं। ये नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है, ये सब में मौजूद होता है। ये नॉर्मल कर्व स्ट्रेट नहीं होती इस तरह जो नज़र आ रही है, नॉर्मल कर्व मौजूद होता है। तो जो नेक वाली हैं दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री। ना विच वर्टिब्री टुगेदर आर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्री वो होंगी जो पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद होंगी, दिस इज़ नोन एज द पेल्विक रीजन, जो हिप रीजन होता है, कूल्हे वाला जो रीजन होता है। तो यहाँ पर सैक्रम मौजूद है, तो सैक्रल वर्टिब्री, और दूसरा कॉक्सिक्स, तो कॉक्सीजियल वर्टिब्री जो हैं दे आर कॉल्ड द पेल्विक वर्टिब्री। Now the correct option about the spinal nerves is, now I think there is a problem in this question. इन्होंने पूछा स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, देखिए हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, CNS के अंदर आता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है नर्व्स। ना PNS जो है उसके अंदर 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़ियाँ होती हैं यानी टोटल 24, और स्पाइनल नर्व्स की 31 जोड़ियाँ होती हैं यानी कि तकरीबन 62। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑप्शन, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर निकालना है इनकरेक्ट, और यही वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है स्पाइनल नर्व्स के बारे में। दे आर मोस्टली मिक्स नर्व। मिक्स नर्व का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं, सेंसरी वाले भी यानी जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं, और मोटर वाले भी यानी जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। जैसे कि टच है अगर तो वो लेकर भी जाए, एक ही नर्व जो है वो टच लेकर जाएगी और उसी नर्व से जो है वो मैसेज आएगा जो कि रिस्पांस लेकर आएगा। तो स्टिमुलस लेकर जाने वाली और रिस्पांस लेकर आने वाली दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं। दे आर मोस्टली मिक्स नर्व। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे हमारे पास 2 तरह की रूट्स निकलती हैं। यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेंटर में ग्रे मैटर मौजूद है, ठीक है, और सराउंडिंग में वाइट मैटर मौजूद है। अब इसके अंदर ये वाला जो एरिया है जो जहाँ पर मेरा ये वो है, ये एंटीरियर है, ठीक है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। इसे वेंट्रल भी कहते हैं और डॉर्सल भी कहते हैं, ठीक है, एंटीरियर को वेंट्रल। अब डॉर्सल साइड से जो है ये हमारे पास एक रूट निकल रही है, ठीक है, ये वाली रूट जिसके अंदर छोटी सी स्वेलिंग मौजूद है, ये कहलाती है डॉर्सल रूट, ठीक है। ये जो निकल रही है यहाँ पे दिस इज़ द डॉर्सल रूट, ये काट के दिखाई हुई है यहाँ पे, इसके अंदर ये फाइबर्स जा रहे हैं, तो दिस इज़ द डॉर्सल रूट। और उसके बाद ये जो वेंट्रल साइड है यहाँ से निकल रही है वेंट्रल रूट, ये जो निकल रही है दिस इज़ नोन एज दी वेंट्रल रूट। तो डॉर्सल रूट के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो स्टिमुलस को लेकर आते हैं रिसेप्टर से, और जो वेंट्रल रूट होती है इसके अंदर मोटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो कि रिस्पांस लेकर जाते हैं किसी स्ट्रक्चर तक। तो आगे जाकर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो जिससे बनती है आपकी स्पाइनल नर्व जो कि मिक्स होती है। तो तीनों बातें सही हैं। डॉर्सल रूट के अंदर क्या है, डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, ये बात सही है। वेंट्रल रूट कंटेन मोटर न्यूरॉन, ये बात भी सही है। तो इसके बाद इन दोनों के मिलने से ये मिक्स नर्व बन जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं निकालना, आपने इनकरेक्ट निकालना है बिकॉज 3 इसमें से करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है ना। ये थोड़ा सा ब्लर है, मेरे पास पिक्चर ऐसी थी, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। डैश इज समटाइम्स गिवन बाय इंजेक्शन एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट। इनमें से जो 3 चीज़ें दी हुई हैं, एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके पास, और ये जो एपिनेफ्रिन है ये हमारे पास हार्मोन है, ठीक है। तो ये एपिनेफ्रिन जो है हार्मोन,
ये बेसिकली हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन है जो कि एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होता है। एड्रीनल मेडुला से ये रिलीज़ होता है और एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रिस्पॉन्सेस लेकर आता है जिन्हें हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ को एक आ जाए तो इस वक्त बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, जो आइज़ के अंदर जो होल है जिसे पीपल कहते हैं वो डायलेट हो जाएगा, ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ जाएगा, स्किन की तरफ कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कम हो जाएगा। तो ये तमाम चेंजेस जो है हमारे पास ये एमरजेंसी चेंजेस हैं या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस हैं। तो ये लेकर आते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन है। बिल्कुल इसी वजह से इसे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, दिल अचानक काम करना बंद कर दे तो मेडिकेशन के तौर पर ये दिया जाता है। सिमिलरली 2 कंडीशंस और हैं जो बुक के अंदर दी हुई हैं। एक है एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो मेडिकेशन से भी हो सकता है, जो किसी और वजह से भी हो सकता है। इसमें होता ही है कि बॉडी के ऊपर बॉडी की रेड होने लगती है, ठीक है, इचिंग होने लगती है। इसके अलावा जो वो है लैरिंग्स है वो स्वेलअप होने लगता है जिसकी वजह से ट्रैकिया बंद हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर भी दिया जाता है। और तीसरी कंडीशन जो है वो अक्यूट एज़मा का अटैक है। एज़मा जो कि सांस की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, तो वो एज़मा का अक्यूट अटैक जिसके अंदर सांस नहीं आ रही होती बिल्कुल, उसमें भी दिया जाता है इमरजेंसी के तौर पे। तो एपिनेफ्रिन जो है ना ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंडीशन में। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने अभी बताया कि तीनों जो ऊपर दिए हुए एसिटाइलकोलिन है या डोपामीन है या सेरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पर दोबारा उठा के डोपामीन दिया हुआ है। सो डोपामीन इज न्यूरोट्रांसमीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये स्टमक के अंदर मौजूद होता है। बाकी दोनों जो हैं ये आयंस हैं, सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस। नाउ व्हिच हार्मोन इज केमिकली ए स्टेरॉइड। हमारे पास हार्मोन की 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं पेप्टाइड, एक को हम कहते हैं स्टेरॉइड। तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड। ठीक है, उसको छोड़ दें। इन दोनों की वर्किंग के अंदर फ़र्क होता है। पेप्टाइड हार्मोन सेल के बाहर से वर्क करते हैं, उनके लिए सेकंड मैसेंजर सिस्टम लगा हुआ होता है, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो सेल के अंदर जाकर वर्क करते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं मेनली कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो ये तकरीबन इनके नाम मिलते जुलते होते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, या ईस्ट्रोजन है, या टेस्टोस्टेरॉन है, या कॉर्टिसोन है, या एल्डोस्टेरॉन है। ये सारे के सारे जो हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो कॉर्टिसोन यहाँ पर जो है कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन जो है ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। बाकी जो ADH है और इंसुलिन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, दीज आर पेप्टाइड हार्मोन्स। और ये जो थायरॉक्सिन है दिस इज़ अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन। नाउ व्हिच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ए वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। नाउ इरिथ्रोपोइटिन जो है इसकी अगर हम बात करें, ये किडनी के सेल सीक्रेट करते हैं और ये इरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, यानी ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। सीक्रेटिन जो है हमारे पास ये ड्यूडेनम के सेल्स रिलीज़ करते हैं और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है उसको रिलीज़ करवाता है। एंडोर्फिन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सेल रिलीज़ करते हैं और ये जो पेन है उसकी सेंसेशन को डिक्रीज़ करवाता है। तो ये एक लोकलाइज एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से नहीं आ रहे, ये लोकलाइज एरिया से आ रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लिपिड इन नेचर केमिकल्स होते हैं और ये डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेस लेकर आते हैं। कहीं पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवाते हैं, जैसे कि कहीं पर अगर टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, बैक्टीरिया वगैरह आया तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है जो कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। इसके अलावा वो करवाते हैं ब्लड फ्लो बढ़वाते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो आ सकें, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट रिस्पॉन्सेस लेकर आते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल्स हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं और इन्फ्लेमेशन के अंदर, पेन की सेंसेशन के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंदर इनका रोल होता है। नाउ व्हिच ब्रेन पोर्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन का जब भी वर्ड आता है तो मेरे माइंड में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है इसका मेन फंक्शन होता है मसल कोऑर्डिनेशन। मसल्स के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है उसको मेंटेन करना सेरिबेलम की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेन को उठाकर अपने फेस तक लेकर आऊँ तो मेरे जो आर्म के ऊपर वाले मसल्स हैं जिन्हें हम फ्लेक्सर्स कहते हैं, ये अगर आर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सर, इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये बाइसेप है। और यहाँ पर जो मसल लगा हुआ है जिसे मैं कहता हूँ एक्सटेंसर, इसे जो है वो रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है। अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाए साथ तो हाथ बीच में ही रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना सीधा होगा। तो मसल कोऑर्डिनेशन जो है ना ये जिम्मेदारी होती है सेरिबेलम की। ये वॉकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैर उठाना है तो एक तरफ के मसल्स ने वर्क करना है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरी तरफ के मसल्स से रिलैक्स होना है। तो चलने में, स्टैंडिंग में, बाकी तमाम बॉडी फंक्शंस के अंदर जो है वो सेरिबेलम जो है वो मसल कोऑर्डिनेशन करवाता है, बैलेंस भी मेंटेन करता है, ये पॉस्चर भी मेंटेन करता है। इसके अलावा मेडुला जो है यहाँ पर रिफ्लेक्स सेंटर्स मौजूद होते हैं, वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं, लाइक ब्रीदिंग है, रिस्पिरेशन है,
सॉरी ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, ठीक है, हार्ट बीट है, इसके अलावा वॉमिटिंग है, और ये तमाम रिस्पॉन्सेस वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। एमिगडाला जो है ये फेयर, इसके अलावा प्लेजर और पेन, और फेयर जो है उसकी जो सेंसेशन है, इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। पॉन्स जो है इसका एक अगर चीज़ आपने याद रखनी है तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस है। क्यों? क्योंकि फेस को कंट्रोल कर, फेस पे जो मसल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने वाली जो नर्व है वो यहाँ से निकलती है पॉन्स से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेरिबेलम है। The estrogen hormone secretion during the oogenesis. Estrogen hormone secretion during the oogenesis is stimulated by. अच्छा भाई, तो पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल में नहीं है, इसको हटा दें आप, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 3 बच गए। तो बेसिकली होता यह है कि जब फॉलिकुलर फेज़ होता है तो इसमें FSH हार्मोन आता है। FSH क्या करवाता है, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं, ये इनको मैच्योर करवा के बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो कुछ 4, 5, 6 के करीब स्ट्रक्चर्स जो है ना वो मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक हो पाता है, और यही वो स्ट्रक्चर है या इसके साथ जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं जो रिलीज़ करना शुरू करते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ये काम भी कौन करवा रहा है, FSH करवा रहा है। तो FSH के 2 काम हो गए। एक काम ये हो गया कि ये फॉलिकल्स को मैच्योर करवा रहा है, और दूसरा एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवा रहा है। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज बढ़ता जाता है FSH का लेवल बढ़ता जाता है, FSH का लेवल डिक्रीज़ होता जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये स्टिमुलस होती हैं किसके लिए, LH हार्मोन के रिलीज़ के लिए। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ अमाउंट, FSH का डिक्रीज़ होता हुआ अमाउंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो LH रिलीज़ करे ताकि ओव्यूलेशन हो सके, ठीक है। तो FSH इज़ द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन मेल्स इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय। अच्छा, इनहिबिन जो है ना ये वो हार्मोन है जो शट डाउन करवाएगा प्रोसेस, ठीक है, जो FSH है उसको वो इनहिबिट करेगा। अब ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये बेसिकली एक तरह के सेल्स होते हैं विच आर नोन एज सर्टोली सेल। टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इनहिबिन, और इनहिबिन जो है ये इनहिबिट करता है FSH का फंक्शन। जो लेडिक सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हैंसन नोड सेल टेस्टिस के अंदर मौजूद नहीं होते, और इंटरस्टिशियल सेल्स, इन्हीं को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। नाउ विच फंक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली परफॉर्म बाय ओवरीज। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन जो है ये ओवरीज करती हैं। ओवरीज के अंदर बेसिकली जो मैंने बताया कि प्राइमोडियल फॉलिकल जब कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, तो और ओवम जब बाहर आ जाता है तो इसका बाकी मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये इसका काम है। मैंने बताया ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी यहीं से होती है, ठीक है, ओव्यूलेशन भी यहीं से होती है, तो ये तीनों तो यहीं से हो रहे हैं। HCG प्रोडक्शन जो है, HCG इज़ नोन एज ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कॉरियन का जो वर्ड यूज़ होता है वो प्लेसेंटा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, यानी प्रेगनेंसी जब टेस्ट की जाती है तो ये हार्मोन जो है वो टेस्ट किया जाता है कि प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, तो ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ओवरी। Now, a person having an extra copy of 21st chromosome in his cells is affected by, this is affected by Down syndrome. पहली बात, एक्स्ट्रा कॉपी अगर है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। अब एक्स्ट्रा कॉपी जो है ये ऑटोसोम की भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम की भी हो सकती है। जब इन्होंने कहा 21st क्रोमोसोम, तो हमें पता है 21st क्रोमोसोम जो है ये ऑटोसोम है। अब ऑटोसोम के अंदर भी ना, खाली अगर 21st को हटा दूँ मैं तो ऑटोसोम के अंदर भी मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम होता है, इसके अलावा टाउ सिंड्रोम होता है। तो आपको जो क्रोमोसोम का नंबर है ना वो याद रखना है, जब भी 21st क्रोमोसोम की बात होगी तो डाउन सिंड्रोम की बात होगी। अगर हम बात करें ट्राइसोमी हो रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है लेकिन वो 21st नहीं है बल्कि वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो दैट विल बी नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल के अंदर XXY वाली कंडीशन हो जाती है, एक एक्स के बजाय 2 एक्स हो जाते हैं, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें जो मेल होते हैं उनके अंदर मिक्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आते हैं और वो स्टेराइल होते हैं क्योंकि उनकी टेस्टिस जो है वो फंक्शनल नहीं होते। डाउन सिंड्रोम के अंदर, अच्छा डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में होता है क्योंकि ऑटोसोम से रिलेटेड है। इसके अंदर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होता है, फेशियल फीचर्स डिफरेंट होते हैं, बॉडी के फीचर्स डिफरेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पुअर होती है, तो इनका लाइफ स्पैन कम होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये तब होता है जब मोनोसोमी होती है, यानी एक क्रोमोसोम कम होता है, मोनोसोमी। तो बजाय 46 क्रोमोसोम के टोटल क्रोमोसोम जो होंगे वो 45 होंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि देखें ट्राइसोमी मैंने बताया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम भी बढ़ सकता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम भी बढ़ सकता है, लेकिन मोनोसोमी जो हो सकती है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की हो सकती है, ऑटोसोम की नहीं हो सकती। यानी आपके जो 22 पेयर्स हैं जिन्हें आप ऑटोसोम कहते हैं, अगर इनमें से कोई कम हुआ तो बच्चा सर्वाइव नहीं करता। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है ना उनकी मोनोसोमी अगर होती है
तो बच्चा सर्वाइव कर सकता है। तो एक कंडीशन है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर फीमेल्स में 2 एक्स के बजाय 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम लाजमी होता है ज़िंदगी के लिए, अगर 1 एक्स क्रोमोसोम भी है तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मोनोसोमी के अंदर फीमेल जो है ये स्टेराइल होती हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है इनका, ठीक है, शॉर्ट हाइट होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, और ये जो है वो वीक होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, बट मेंटली रिटार्डेड नहीं होती, और इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से स्टेराइल होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 174, अ चेंज, कहाँ गया, a change in the nucleotide sequence of a gene which may then result in an altered polypeptide is called। तो सीक्वेंस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर जब चेंज आ जाता है, देखें डीएनए के अंदर चेंज आ जाए या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए या जीन के अंदर चेंज आ जाए, दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन सडन चेंजेस होते हैं जो कि हेरिडेबल होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो सकते हैं, और इनकी वजह से जो है जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया, आपको पता है कि जो प्रोटीन बनती है, जो अमाइनो एसिड आते हैं, उनके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड। अब अगर कोड है यू और यू, अच्छा ये तो यूरेसिल जो डीएनए में नहीं होता, सपोज कोड है टी और टी, ठीक है, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो बनेगा यू, इससे जो अमाइनो एसिड आएगा वो आएगा फेनाइल एलेनिन। अगर ये टी जो है ये चेंज हो जाए, सॉरी टी से नहीं आएगा, ए से आएगा, क्या हो गया, ठीक है, तो एडिनिन अगर डीएनए के अंदर है तो इससे जो आरएनए बनेगा उसमें यूरेसिल आएगा, और यूरेसिल से जो ट्रिपल यू जो है उससे जो अमाइनो एसिड आता है वो फिनाइल एलेनिन है। अगर इससे अमाइनो एसिड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो चेंज हो जाए तो उससे जो कोड बनेगा वो चेंज हो जाएगा, उससे जो अमाइनो एसिड आएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो जो प्रोटीन बनेगी उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से कई बार जो है वो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स आते हैं, बहुत डैमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि कोई एंजाइम होता है जो काम नहीं कर रहा होता, कोई ट्रांसपोर्टर है जो काम नहीं कर रहा होता, तो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज प्रोड्यूस होती हैं। Now erythroblastosis fetalis occur when mother is RH negative and father is RH positive, ठीक है, सिंपल सी बात है। मदर जो है वो RH नेगेटिव होगी, जब मदर RH नेगेटिव होगी तो उसके अंदर होगा ये कि RH जो एंटीजन है वो नहीं होगी, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है और ये सपोज कर लें RH एंटीजन है, ठीक है, तो जिन लोगों के पास RH एंटीजन होती है वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनके पास नहीं होती रेड ब्लड सेल के ऊपर ये, वो RH नेगेटिव होता है। अब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना वो उसके खिलाफ अटैक करता है। इस शख्स के पास RH एंटीजन है तो ये कभी भी एंटी RH नहीं बना सकता, इसके पास RH एंटीजन नहीं है तो ये बना सकता है एंटी RH। अब मदर क्या है, RH नेगेटिव, यानी उसके पास एबिलिटी है कि वो RH के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है, अभी नहीं बना रही, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में कभी भी ऐसा ब्लड नहीं गया जिसके ऊपर एंटीजन लगाओ। जाहिर सी बात है ना, आप हथियार तो तभी बनाएंगे ना जब आपने एनिमी देखा हो। तो इन केस अगर एक RH नेगेटिव फीमेल जो है वो शादी करती है RH पॉजिटिव मेल से, तो चूँकि RH पॉजिटिव जो है ये एक डोमिनेंट फीचर है, ज़्यादातर लोग जो है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो बच्चे के होने के चांसेस भी RH पॉजिटिव हैं। अब ये मदर की बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर बेबी है। अब बेबी अगर पॉजिटिव है RH पॉजिटिव और मदर अगर नेगेटिव है, तो अनलेस ये दोनों का ब्लड जो है, वैसे तो ब्लड मिक्स नहीं होता, तो अनलेस ब्लड मिक्स ना हो तब तक मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। लेकिन इन केस ऐसा हो जाता है कई बार बर्थ के दौरान या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से बच्चे का ज़रा सा ब्लड भी अगर मदर की बॉडी में चला गया तो इसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो इसको रियलाइज़ करेगा कि इसके ऊपर ये लगा हुआ है और ये बनाना शुरू करेगा एंटी RH, ठीक है। यूजुअली ये बर्थ के टाइम होता है, तो पहला जो बच्चा होता है वो सेफ होता है। अगर अगला बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ घूम रही हैं ब्लड में, ये चूँकि इतनी छोटी होती हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके चली जाएंगी और बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो RH लगा हुआ है उसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस उन्हें खा जाएंगे और इसकी वजह से बेबी के अंदर सीवियर एनीमिया हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये कंडीशन अवॉइड की जा सकती है। एंटी-D के नाम से हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद होती है जो कि इस प्रॉब्लम को होने से रोक देती है। तो ये 28वें हफ्ते में अगर पता लग जाए कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, तो बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा लाइकली, तो उसके अंदर ये लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो अवॉइड की जा सकती है।